एवरीवन, कैसे आप सभी। हम सब हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट 7 जुलाई 2024 एग्जामिनेशन की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इस दौरान मैंने आप लोगों के साथ में 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आज की हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर डिस्कस करती हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षण करवाया जाता है ना, गद्य और पद्य हम लोग देखते हैं, गद्य और पद्य करवाया जाता है, तो उसमें कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को पता है कि अगर गद्य हो चाहे पद्य हो, कोई भी हो, भाषा की कोई भी चीज होती है तो भाषा की बारीकियां हमेशा समझाई जाती है। कल्पनाशीलता का भी विकास होता है। कैसे होता है, मान लीजिए आप लोगों ने बच्चे को कोई भी जो है वो कहानी लिख के दे दी, आधी कहानी लिख दी, या फिर आप लोगों ने काफी सारी कहानी लिख ली और पीछे का लिखने का बोल दिया बच्चे को कि आप खुद लिखो। जब वो आगे खुद लिखेगा तो उसकी कल्पनाशीलता का विकास होगा, तार्किक शक्ति का विकास होगा। गद्य शिक्षण देखिए, जब कोई भी बच्चा गद्य शिक्षण करेगा तो उसके जब वो कल्पनाशीलता करेगा तो क्या वो अपने दिमाग नहीं लगाएगा, उसके अंदर तर्क नहीं लगाएगा कि ऐसा हो रहा है। मान लीजिए उसको कुत्ते और लोमड़ी की कहानी दे दी, तो अब वो आगे की तरफ सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा, तर्क लगाएगा कि कुत्ते और लोमड़ी के साथ में ये हुआ होगा, तो तार्किक शक्ति का भी विकास होगा। लेकिन इसमें बच्चा जो है वो कुछ नया कर रहा है, तो बच्चा कुछ भी अनुकरण नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चा जो है, अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, गद्य शिक्षण में क्या नहीं होता है। तो हम सबको पता है कि ये तीनों चीजें हो रही है, बट अनुकरण कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा 4 विल बी राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए कि हिंदी की जो किताब होती है उसके अंदर हिंदी की भाषाओं की जो रचना, हिंदी भाषा की जो रचना है उनको भी स्थान मिलना चाहिए। क्यों? ताकि हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल सके, हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, या बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। देखिए, व्याकरण से तो परिचित बच्चे किसी और के माध्यम से भी हो जाएंगे। अगर क्या हम बच्चों को हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को करवाएंगे तो क्या बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकेंगे? नहीं। वो तो किसी और जो और के माध्यम से भी वे अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं पर परिचित हो सकेंगे, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। हिंदीतर जो रचनाएं हैं वो उनकी जो भी भाषिक विशेषताएं होती है उनसे बच्चे परिचित हो सकेंगे। बच्चों को खुद खुद ब खुद जो है वो रचनाओं की जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी रचनाकारों की जानकारी देने का कोई सेंस नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हिंदी भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। देखिए, कंठस्थ करना, याद करना, व्याकरण को समझना, ये अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है। हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकारों की जानकारी, हम लोगों को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा है, तो सिर्फ रचनाकारों की जानकारी प्राप्त करना ही हिंदी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होता है। और सिर्फ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जानना भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि बालक हिंदी भाषा की जो भी नियमित प्रकृति है, कि हिंदी के क्या नियम होते हैं, उनके बारे में बच्चा जानकारी प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करती है। देखिए, बच्चा अगर भाषण करेगा, चर्चा करेगा, संवाद करेगा, आपस में बातचीत करेगा, तो क्या लिखित अभिव्यक्ति आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ये तो रॉन्ग हो गया। अगर बच्चा भाषण दे रहा है, परिचर्चा, आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बच्चा कहाँ पर कल्पनाशीलता कर रहा है? कल्पनाशीलता भी नहीं होगा। अनुकरण तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अगर बच्चा भाषण कर रहा है, चर्चा कर रहा है, संवाद कर रहा है, मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर रहा है अपने विचारों को, तो यहाँ पर उसकी किसका विकास होगा? बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। गद्य को पद में और पद्य को गद्य में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन कर पाएंगे, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ पाएंगे, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार होगा, या भाषा व्याकरण पर अधिकार होगा। देखिए, गद्य को और पद्य को अगर हम आपस में चेंज कर लेंगे तो क्या बच्चा साहित्य के बारे में सर्वोच्च सृजन करना सीख जाएगा? नहीं।
सर्वोत्कृष्ट सृजन करना बच्चा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से और बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने के बाद करता है। सिर्फ गद्य को पद्य में और पद्य को चेंज करने से ये नहीं होगा। अभ्यास प्रश्नों को बच्चा कर रहा है, नहीं। भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, हाँ, ये हो सकता है कि बच्चा जो है वो भाषाई संरचनाओं पर अधिकार प्राप्त करेगा कि भाषा में किस तरीके से रचना की जाती है। गद्य को पद में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, पद्य को गद्य में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो बच्चा भाषा की जो संरचनाएँ हैं उस पर अधिकार प्राप्त करेगा। वो अच्छे से जान पाएगा कि किस तरीके से भाषाई चीज़ों की रचना होती है। भाषा व्याकरण पर अधिकार हो पाएगा और बच्चा क्या करेगा, भाषा की जो व्याकरण है उस पर अधिकार हो पाएगा, गद्य और पद्य सिखाने से नहीं। व्याकरण सिखाने के लिए तो व्याकरण ही सिखानी पड़ेगी। गद्य को पद्य में और पद्य को गद्य में चेंज करने से भाषा व्याकरण नहीं सीखेगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए हम किस सामग्री को महत्व देते हैं? पाठ्य पुस्तक को, साहित्यिक सामग्री को, व्याकरण की पुस्तक को और पुस्तक को। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? 8वीं कक्षा की हिंदी की भाषा है, भाषा सिखानी, हिंदी भाषा सिखानी है, तो हम पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेंगे या साहित्य सामग्री? व्याकरण की पुस्तक का तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना ही पोस्टर का। अब आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी हो तो इसमें मैंने आप लोगों को बार-बार बताया है, उच्च प्राथमिक की कक्षा है और हिंदी भाषा सीखने सिखाने की बात हो रही है, तो हम लोग साहित्यिक सामग्री का उपयोग करेंगे। जब कल की वीडियो में सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला है, तो यहाँ पर हमारा साहित्यिक सामग्री सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को चारों ऑप्शंस में से नहीं पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप बाकी 3 आंसर को गलत गलत ठहराइए, फिर अपना आंसर तक पहुँचिए, तो आप लोग अपने आंसर तक जल्दी पहुँच पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की कौन सी पद्धति का समर्थन करेंगे? हम लोगों को हिंदी भाषा सिखानी है क्लास 6 को, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को बोलने के अवसर देंगे। हाँ, ये बात तो ठीक लग रही है। जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, ये तो कोई नहीं होगा कि बच्चा बिल्कुल भी पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ी। भाई विद्यालय आया है तो पुस्तक तो पढ़ेगा ना बच्चा। बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, भाई हिंदी भाषा सिखानी है तो केवल लेखन कार्य करने से बच्चा हिंदी भाषा सीख जाएगा? कि हम सिर्फ लिखवा रहे हैं तो क्या वो बोलना सीख जाएगा? नहीं। लिखने से तो सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस होगी, बोलने की नहीं। हम लोगों को बोलने की और लिखने की दोनों की प्रैक्टिस करवानी है। और यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है केवल, अगर केवल वर्ड आ जाता है तो वो भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, तो इस वर्ड को भी आप लोग हटा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को अवसर वाला वर्ड भी अच्छा लग रहा होगा, अंतःक्रिया वाला भी सही लग रहा होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आप लोग देखें, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि बच्चों को बोलने के अवसर मिलेंगे। अगर बच्चा बोलने के अवसर मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा, बोलेगा, सिर्फ बोलेगा। लेकिन अगर बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, बच्चे बोलेंगे भी और सुनेंगे भी। जब बच्चे बोलना और सुनना जब दोनों का काम करेंगे तो बच्चा ज्यादा अपने माइंड को एक्टिव कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस में गलती कर लेते हैं। गलती क्या करते हैं कि हम लोग को बाकी वाले ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, यहाँ अवसर देखते हैं और टिक कर देते हैं। नहीं, हम लोगों को बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। अगर हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन सही दिखता है, फिर भी हमें बाकी के ऑप्शंस पढ़ने हैं और फिर हमें आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए हो या डैश भाषा, यानी कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए? मातृभाषा या क्षेत्रीय, मातृभाषा या हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी विदेशी। भाई ये तो पढ़ाना ही नहीं है, अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं तो। अब पहली भाषा कौन सी पढ़ानी चाहिए? मातृभाषा तो पढ़ानी ही चाहिए, साथ ही साथ हिंदी या फिर क्षेत्रीय। देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो पहली भाषा होती है वो हमेशा मातृभाषा होती है, साथ ही साथ उसकी क्षेत्रीय भाषा यानी कि वो भाषा विशेष जो उस बालक के क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उस भाषा में अगर अध्ययन करवाया जाता है तो बच्चे का डेवलपमेंट जल्दी होगा, बच्चा लैंग्वेज में पकड़ बेहतर कर पाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। आगमन विधि, देखिए कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आगमन का मतलब क्या होता है। आगमन का मतलब होता है उदाहरण, तो यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं आ से उ। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि निगमन, निगमन का मतलब क्या होता है, निगमन का मतलब होता है पहले नियम। तो यहाँ पर नी से नी तो मैच हो रहा है ना, नियम से निगमन और आगमन से उदाहरण। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर व्याकरण प्रणाली के आगमन विधि में क्या होता है, नियम होते हैं, परिभाषा, उदाहरण या मानकता। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उदाहरण। आगमन में उदाहरण और निगमन होता तो यहाँ पर हमारा नियम हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। क्या पूछा है कि भाषा को जब संदर्भ में करवाया जाता है तो संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं। हम लोगों को पता है कि संचार माध्यमों के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। इसके माध्यम से हम सिर्फ सामाजिक संवेदनाएं हमारे अंदर विकसित नहीं होती है, इसके अलावा और क्या होता है। तो इसके अलावा हम लोग ऑप्शन देखेंगे आगे, विभिन्न माध्यमों की जानकारी प्राप्त होती है, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा की जानकारी प्राप्त होती है, विभिन्न माध्यमों का उपयोग होता है, या विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। भाई कौन सा माध्यम है, इसकी आर्थिक स्थिति को जानना हमारा उद्देश्य नहीं है। विभिन्न माध्यमों में भाषा का क्या उपयोग हो रहा है, वो भी हमारा उद्देश्य नहीं है कि कौन कौन से माध्यम है, संचार माध्यमों का उपयोग क्या है, वो जानना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम भाषा देख रहे हैं, भाषा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। हम लोग यहाँ पर सेकंड आंसर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। भाई अगर हम संचार माध्यमों के माध्यम से भाषा पढ़ रहे हैं या भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अलग अलग माध्यमों में प्रयुक्त भाषा ही तो उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संचार माध्यमों भी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग तरीके की भाषा प्रयुक्त होती है। तो इसके माध्यम से बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश समझने में मदद करती है। यानी कि अगर कहानियों की विभिन्न शैलियां होती है, अगर उस पर चर्चा की जाए तो बच्चे में क्या मदद करेगी, बच्चे को क्या आएगा। व्याकरण समझेगा, कहानियां रचना करेगा, तत्वों को याद करेगा। देखिए तत्वों को याद बच्चा करेगी, अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको तो हटा देंगे। व्याकरण भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है कि किसी भी चीज के माध्यम से हम बच्चे को व्याकरण सिखाएं। कमियां बताना कि कहानी में क्या कमियां आ रही है, हम बच्चे को कमियां क्यों बताएंगे। अगर बच्चा कहानियों की विभिन्न शैलियों पर चर्चा करेगा तो बच्चा खुद कहानी रचने में जो है वो एक्सपर्ट हो जाएगा, बच्चा खुद कहानियां रचने लगेगा। इसीलिए हम बच्चे को विभिन्न शैलियों पर जो है वो चर्चा करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। संदर्भ में व्याकरण, मैंने आप लोगों को जब कल की वीडियो डिस्कस करी थी उसमें भी मैंने बताया था कि जैसे कि एक वर्ड दे दिया जाता है ठिठियाना। अब बता दिया जाता है कि ठिठियाना जो वर्ड है इसके अंदर आना प्रत्यय आया है। अब आना प्रत्यय आने वाले जो है वो और शब्द, 5 शब्द बनाइए। अब ठिठियाना वर्ड से 5 शब्द प्रत्यय के बनवाए जा रहे हैं। तो एक तो वर्ड आया ठिठियाना, अब ठिठियाना के माध्यम से क्या किया जा रहा है, व्याकरण सिखा रही है। तो इसी को बोलते हैं संदर्भ में व्याकरण। इसके माध्यम से बच्चे में क्या होता है, व्याकरण जल्दी सीखता है और इजी तरीके से बच्चा व्याकरण को सीख सकता है। तो संदर्भ में व्याकरण करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है ये पूछा है। पाठ के अंत में समस्त व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करना। भाई पाठ के अंत में अगर करवा रहे हैं तो संदर्भ में व्याकरण का क्या मतलब है, तो ये तो नहीं होगा कि पाठ के अंत में व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं। पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताना। भाई पाठ के दौरान जितने भी व्याकरण बिंदु आए हैं उनकी हम सिर्फ परिभाषा बता देंगे तो संदर्भ में व्याकरण बच्चा सीख जाएगा सिर्फ परिभाषा बताने से, तो ये भी नहीं होगा। पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास पूर्ण करवाने में, तो पाठ के अंत में दिए गए जितने भी भाषा के अभ्यास है उसको कंप्लीट करा देंगे तो बच्चा व्याकरण सीख जाएगा, नहीं, इससे भी नहीं सीखेगा। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करने में, हाँ यहाँ पर 4 आंसर ठीक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला है, संदर्भ में व्याकरण है। संदर्भ में व्याकरण का मतलब यही होता है कि जब पाठ पढ़ाया जाता है तो उसके प्रसंग में, जैसे अभी मैंने आप लोगों को ठिठियाना वाला वर्ड बताया ना, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण के बिंदुओं को स्पष्ट कर देना। यानी ठिठियाना वर्ड के माध्यम से एक वर्ड ले लिया ठिठियाना, उसी के माध्यम से प्रत्यय पूरा कंसेप्ट बता दिया तो बच्चे को एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, बच्चे ने नए वर्ड भी मेकिंग कर लिए और बच्चे को व्याकरण का एक बिंदु भी स्पष्ट हो गया। पाठ भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की क्या पृष्ठभूमि है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने वाला जो शिक्षक है उसको ये पता होना चाहिए कि बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, उसके आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक। भाई व्यवसायिक तो नहीं देखेंगे कि बच्चे के माता पिता क्या व्यवसाय करते हैं, क्योंकि हम बच्चे की भाषा के शिक्षक है, ठीक है, तो व्यवसाय नहीं देखेंगे। उसकी संस्कृति भी नहीं देखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। हम बच्चे को आर्थिक तरीके से देखेंगे कि बच्चे की आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, बच्चा जिस तरीके के बैकग्राउंड से आया है उसी तरीके की तो लैंग्वेज बोलेगा, उसी तरीके के तो कपड़े पहनेगा। तो बच्चा किस तरीके से आर्थिक, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके आधार पर ही बच्चे की पहचान होती है और इसी की बेसिस पर ही बच्चे को एक्सेप्ट करना होता है एक भाषा शिक्षक को, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो। तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। यानी कि 7वीं कक्षा में एक ऋषभ नाम की टीचर पढ़ाते हैं, वे जल संरक्षण पढ़ा रहे हैं और जरा जल संरक्षण को लेकर जो है वो सरकार द्वारा कुछ पोस्टर जारी किए गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऋषभ जी ने, ऋषभ टीचर है, उन्होंने क्या किया कि पोस्टर को दिखाया है और उस पर चर्चा की है। अब ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है? ये अनुपयोगी है भाई, अनुपयोगी तो नहीं हो सकती, क्योंकि पोस्टर दिखाया है, चर्चा करी है, तो बच्चा सीख रहा है, तो अनुपयोगी तो नहीं है। मनोरंजक है, यानी कि टीचर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है क्लासरूम के अंदर, नहीं। कृत्रिम है भाई, कृत्रिम कैसे हो सकती है, वो तो सरकार द्वारा बनाई गई है, वो एक उपयोगी चीज है, तो कृत्रिम तो नहीं हो सकती। हाँ, कृत्रिम भी हो सकती है, बट यहाँ पर हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, क्योंकि वो सरकार द्वारा बनाई गई है और वो चीज जो है वो एक तरीके का ऑथेंटिक जो है वो सोर्स हो जाता है, ऑथेंटिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। यानी कि कविता शिक्षण करवा रहा है एक शिक्षक, उस समय टीचर पर क्वेश्चन आंसर पर बल देना चाहिए। किस तरीके के क्वेश्चन आंसर हो, जिसके उत्तर सरल हो, जिसके उत्तर विभिन्न हो, जिसका एक ही उत्तर हो, जो उत्तर पुस्तक में दिया हो। भाई इसका उत्तर सरल होगा वो तो बच्चा बता देगा, तो प्रश्नोत्तर पर बल क्यों देना है? जिसका एक ही उत्तर होगा, इस तरीके के उत्तर तो हमें लगाना ही नहीं है, ये ही वर्ड है ना, ये अपने आप में नेगेटिव है, तो ये तो नहीं होगा। जिसका उत्तर पाठ्य पुस्तक में दिया हो, जब पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है तो प्रश्न उत्तर पर क्यों करवाना है? नहीं। हम लोगों को ऐसे प्रश्नों पर बल देना है जिनके बहुत सारे उत्तर हों। तो यहाँ पर हमारा सेकंड विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ में आज की वीडियो में हमारे 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।